नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। बीजेपी हाईकमान से योगी आदित्यनाथ को हरी झंडी मिलने और योगी वर्सेस केशव के बीच सियासी रोटी सेंकने में मिली भारी असफलता के बाद आज अखिलेश यादव ने सीधा मॉनसून ऑफर लॉन्च कर दिया। मानो सरकार ना हो गई कोई दुकान हो गई, जहां 100 लाओ और सीएम पाओ, मतलब सीएम बन जाओ, ऐसा ऑफर था। लेकिन ऐसा सिर्फ लखनऊ में ही नहीं, दिल्ली में भी हो रहा है, जहां चुनाव नतीजे आए 44 दिन हुए हैं। नरेंद्र मोदी की सरकार पूरी ठसक के साथ चल रही है और अगले सप्ताह देश में बजट भी प्रेजेंट करने वाली है। उसी समय बीजेपी को खुद के दम पर बहुमत से कम नंबर आए हैं तो विपक्ष उनकी सरकार गिराने के मंसूबे पाल रहा है। मैं इसके संकेतों को गिनवाऊं उसके पहले लोकतंत्र की दुहाई देने वालों का मॉनसून ऑफर क्या है ये जान लीजिए। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज एक्स पर लिखा, मॉनसून ऑफर 100 लाओ सरकार बनाओ। उन्होंने इसके आगे या पीछे कुछ भी नहीं कहा, लेकिन यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बयान से यूपी में तूफान मचा हुआ है। उनके बयान को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ सीधा मोर्चा खोलना माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा का समीकरण भी ऐसा है कि बीजेपी 100 सीटें कम हो जाएं तो योगी की सरकार गिर जाएगी। वैसे तो बीजेपी के 100 विधायकों का टूटना फिलहाल कहीं से संभव नहीं दिख रहा, लेकिन सवाल पब्लिक का है कि संसद की शपथ में संविधान दिखाने वाले अखिलेश ने खुल्लम खुल्ला मॉनसून ऑफर क्यों दिया। सवाल है कि संसद में संविधान की प्रतियां लहराने वाले नेता क्या जरा सा मौका मिलने पर तोड़ फोड़ कर संविधान की धज्जियां उड़ा देने को उतारू नजर नहीं आ रहे क्या नरेंद्र मोदी को पहले से कमजोर मानकर विपक्ष ने सारे अस्त्र निकाल लिए हैं। गौरतलब है कि कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने भी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के लिए एक्स पर लिखा, उन्हें अपना प्लान भी तैयार रखना चाहिए। क्या चंद्रबाबू को एनडीए छोड़ने के लिए ओपन ऑफर दिया जा रहा है? बात सिर्फ इतनी सी नहीं है, ऐसे बयानों की पूरी सीरीज है। 13 जुलाई को ममता बनर्जी ने बयान दिया, ये सरकार स्थिर नहीं है, हो सकता है ये सरकार ना चले। खेला शुरू हो गया है और अब ये जारी रहेगा। 5 जुलाई को लालू प्रसाद यादव का बयान था, केंद्र की मोदी सरकार बहुत कमजोर है, अगस्त में मोदी की सरकार गिर जाएगी। 17 जून को राहुल गांधी ने विदेशी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स से इंटरव्यू में कहा, छोटी सी गड़बड़ी से मोदी सरकार गिर सकती है। संख्या कम होने से बीजेपी की हालत बहुत नाजुक है। मोदी के खेमे में भारी असंतोष है, कुछ लोग हमारे संपर्क में हैं। इसके पहले 14 जून को मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान था, मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार गलती से बनी है। मोदी जी के पास जनादेश नहीं है, ये सरकार कभी भी गिर सकती है। क्या मोदी सरकार गिराने का प्लान भी वाकई बन चुका है? मोदी योगी दोनों टारगेट पर विपक्ष हरा नहीं पाया तो क्या अब तोड़फोड़ करेगा? 100 एमएलए का मॉनसून ऑफर क्या लोकतंत्र ऑन सेल है? सवाल पब्लिक का आज यही है। अगले हफ्ते देश का बजट आ रहा है। मोदी की तीसरी सरकार के इस पहले बजट से सिर्फ देश को ही नहीं बल्कि एनडीए के दोनों अहम सहयोगियों चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को बहुत उम्मीदें होंगी। अपने अपने राज्यों के लिए स्पेशल स्टेटस की उनकी मांग पुरानी है और नई राजनीतिक परिस्थितियों में वे अपनी मांग तेज कर चुके हैं, तो ये बहुत ही स्वाभाविक है। चंद्रबाबू नायडू 2 बार दिल्ली में बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकातें कर चुके हैं, लेकिन क्या विपक्ष इसे लेकर मोदी की सरकार कमजोर होने का माहौल बनाना चाहता है? सिर्फ दिल्ली में नहीं बल्कि जहां जहां बीजेपी की मजबूत सरकारें चल रही हैं, वहां वहां ये प्लान बन रहा है।
यूपी में बीजेपी के प्रदर्शन के बाद यूपी बीजेपी में हंगामे को लेकर क्या अखिलेश का मॉनसून ऑफर इसी की एक कड़ी है? वैसे बीजेपी ने भी पलटवार किया है। सुनिए सांसद सुधांशु त्रिवेदी का ये बयान। मैं उनसे कहना चाहूंगा 100 लाओ नहीं, पहले अपना मूलधन बचाओ। जिस वोट बैंक के चक्कर में 2 लड़के साथ आए थे, अब एक लड़का बड़का हो गया है, वो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हो गया है। अपना वोट बैंक बचाओ, बाद में आकर यहां ज्ञान बखारो। बीजेपी खुद पर हो रहे विपक्ष के मनोवैज्ञानिक हमले का जवाब तो दे रही है, लेकिन विपक्ष का उत्साह ठंडा नहीं हो रहा। जयराम रमेश ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के एक बयान को आधार बनाकर एक्स पर लिखा है, मुझे यकीन है कि स्वयंभू नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री को इस ताजा अग्नि मिसाइल की खबर मिल गई होगी, जिसे नागपुर ने झारखंड से लोक कल्याण मार्ग को निशाना बनाकर दागा है। मोहन भागवत के किस बयान पे जयराम रमेश प्रधानमंत्री को निशाना साधने का मौका ढूंढ रहे हैं? आप भी वो बयान सुनिए। ये ऐसा काम है जिसे जैसे मनोयोग से आप बने हैं अभी तक, वैसे आगे भी बढ़ते रहना है, क्योंकि इसका कोई अंत नहीं है। आगे बढ़ने का कोई अंत होता है क्या? इतना आगे जिसका कोई छोर नहीं, जहां पूर्णता ही मर्यादा हो, सीमाओं की डोर नहीं। विकास एक ऐसी चीज है, यहां तक विकास करना सोच के विकास किया, वहां गए, वहां पहुंचने के बाद दिखता है कि इसके भी आगे है। तो मनुष्य है लेकिन मानवता नहीं, इंसानियत नहीं है। वो मनुष्य बन जाए असली पहले, वहां जाने के बाद उसको लगता है लेकिन मनुष्य से कोई होते अति मानव, सुपरमैन कहते, सुपरमैन फिल्में वगैरह निकलती उसमें दिखाते हैं कि अलौकिक शक्तियां जिनके पास होती, तो फिर मनुष्य अलौकिक बनना चाहता है, सुपरमैन बनना चाहता है, अति मानव बनना चाहता है, लेकिन वहां रुकता नहीं। उसको लगता है कि देव बनना चाहिए, तो देवता बनना चाहता है, लेकिन देवता कहते कि हमसे तो भगवान बड़ा है, वो भगवान बनना चाहता है। मोहन भागवत झारखंड के विष्णुपुर में गांव के स्तर पर कार्यकर्ताओं से संवाद कर रहे थे। वो समझा रहे थे कि विकास कभी खत्म ना होने वाली और सतत जारी रहने वाली प्रक्रिया है, लेकिन जयराम ने इसमें अपने मतलब का संदेश पढ़ लिया। खैर, मोदी को पहले से कमजोर मानकर बीजेपी के खिलाफ सरकारें बनाने का जो मॉनसून ऑफर आज आया है, वो विपक्ष का बदला हुआ तेवर है। लोकसभा चुनाव के पहले यूपी के राज्यसभा चुनाव में जब बीजेपी के पक्ष में समाजवादी पार्टी के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी, तब अखिलेश ने मेरे साथ इंटरव्यू में क्या कहा था, आपको सुनवाती। आपने इतने बड़े काम किए हैं, आपने इतना बड़ा विकास किया है 10 साल में डबल इंजन ने, तो आप दूसरों के विधायक कैसे तोड़ रहे हैं? आप दूसरों के विधायकों की क्या जरूरत है? सवाल ये नहीं पूछना चाहिए, सवाल जनता को आपको ये बताना चाहिए कि इन विधायकों को ये पैकेज मिला था जिसकी वजह से ये समाजवादी पार्टी छोड़ के चले गए। आप वो पैकेज का डिस्कशन क्यों नहीं करते हैं? नहीं, मैं हमें छोड़ के चले गए, हम स्वीकार कर रहे हैं बड़ा कि हमारा कोई छोड़ के चला मिला गया, है। लेकिन अब जनता को कैसे फेस करेंगे? पैकेज मिला है और नहीं, मुझे नहीं पता पैकेज तो आप बताएंगे ना। नहीं तो आप बता, बिना पैकेज के तो कुछ चलता ही नहीं है, जिसका दाना उसका गाना। तो सवाल पब्लिक पूछ रही है, योगी सरकार के खिलाफ अखिलेश का मॉनसून ऑफर क्या तोड़फोड़ को बढ़ावा देना नहीं है? मोदी को पहले से कमजोर मानकर क्या विपक्ष उनकी सरकार गिराने का मंसूबा पाल रहा है? भागवत के बयान में क्या वाकई मोदी को संदेश है या फिर विपक्ष आरएसएस बीजेपी में आग लगा रहा है? यही सवाल आज पब्लिक पूछ रही है और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं शहजाद पूनावाला, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, कमरुजमा चौधरी, राजनीतिक विश्लेषक, कांग्रेस के लीडर हैं। हमारे साथ आज प्रोफेसर नवल किशोर यादव, प्रवक्ता है आरजेडी के, जुड़ रहे हैं। सत्य प्रकाश मिश्रा, नेता जेडीयू के, जुड़ रहे हैं। लेकिन मेरा पहला सवाल जाता है डॉक्टर अजीज खान को, जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। अब अजीज खान साहब,
कल तक तो अखिलेश जी मुझे भी और देश को भी समझा रहे थे कि पैकेज के बिना कुछ नहीं होता। आज मॉनसून सेल का ऑफर लेकर आ गए हैं। कौन सा पैकेज है? और आपको पैकेज देने में कोई परहेज नहीं है। बीजेपी पैकेज दे तो चोट लगती है, बैंडेड ढूंढने लगते हैं। मुझे लोकतंत्र का जरा डेफिनेशन बता दीजिए। इतनी बड़ी सरकार चल रही है उत्तर प्रदेश में, फिर आप 100 एमएलए का मॉनसून ऑफर लेकर क्यों आ गए? आपको विश्वास नहीं है वो जो एक संविधान की कॉपी नीले रंग की लेकर अखिलेश जी आजकल दिखाई देते हैं? देखिए नाविका जी, ये समाजवादी पार्टी नहीं कह रही है। आज जिस तरह उत्तर प्रदेश में हाहाकार है, इनके अपने कैबिनेट मंत्री, विधायक, नेता, कार्यकर्ता सवाल खड़ा कर रहे हैं, बड़े लेवल पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। ये ऐसा कुछ नहीं कि कोई समाजवादी पार्टी इस सवाल को खड़ा कर रही है। और जो सवाल खड़ा किया जा रहा है उस पर कहीं ना कहीं मीडिया बड़े स्तर पर गंभीरता से चर्चा कर रही है। अब सवाल इस बात का, अगर चर्चा हो रहा है तो वो चर्चा विपक्ष भी देख रहा है, क्योंकि जिस तरह उत्तर प्रदेश में खींचतान है। एक आपके पूर्व कैबिनेट मंत्री कह रहे हैं कि साहब 45 साल मुझे राजनीतिक मेरा कैरियर हो गया, शायद जिस तरह सरकार चल रही है मैंने नहीं देखा। तमाम तरीके के भ्रष्टाचार और तमाम बड़े बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं। इनके अपने विधायक किस तरीके से बात कर रहे हैं कि साहब किनकी सुनी जाती है, किनकी नहीं सुनी जाती, और क्या क्या परिस्थितियां पैदा हो गई हैं। अब सवाल इस बात का, अगर सरकार चलाने में आप सक्षम नहीं है, जनता ने आपको माइंडेड दिया, तो ऐसी स्थिति में जनता सफर कर रही है, क्योंकि यहां पर अधिकारी एक पैरेलल विंग बनाकर सरकार के पूरी तरह से चल रहा है, क्योंकि सरकार अधिकारियों पर से इसका इकबाल खत्म हो गया। और आज यह मैं नहीं कह रहा हूं, ये समाजवादी पार्टी नहीं कह रही है, ये बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि अधिकारी नहीं सुन रहा। तो जब आपका अधिकारियों पर इकबाल खत्म हो गया, अधिकारी आपकी बात सुन नहीं रहा, प्रशासन ठीक से चल नहीं रहा, तो ऐसी स्थिति में आप अपनी दुकान खोल, ऐसी स्थिति में समाजवादी पार्टी की दुकान खुल जाएगी और मॉनसून ऑफर आ जाएगा। मैं नहीं सुना। नहीं 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 नहीं, अरे सुनिए ना, अरे सुनिए ना, अरे सुनिए ना, अरे नाविका जी, यहां दुकान खोलने की बात नहीं है। जनता हित में जनता सफर ना करे, क्योंकि जनता ने सरकार आपकी बनाई थी और आप चलाने में सक्षम नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जनता ना सफर करे, और समाजवादी पार्टी अगर इसमें कुछ मदद कर सके लोकतंत्र को बचाने में और जनता के हित में, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। इसलिए हमारे नेता ने, आप कह रहे हैं सब कुछ जनता के हित में होता है, लेकिन उस ट्वीट में तो एक भी जगह जनता का नाम नहीं था। मॉनसून ऑफर 100 लाओ, सरकार बनाओ। लेकिन शहजाद पूनावाला जी, आप 240 पर क्या आ गए 303 पर कि लोग हर वक्त आपके पीछे पड़े हुए हैं। कभी कहते हैं कि आपसे सरकार नहीं चल रही, कभी कहते हैं कि आपकी नौकरशाही, आपका इकबाल चला गया है उनके ऊपर, कभी कांवड़ यात्रा पे सवाल उठा देते हैं, उस पर ट्वीट कर देते हैं। भैया, सेल कहां चल रही है और गवर्नेंस कहां चल रहा है? आज देश को पूरा ब्यौरा दे ही दीजिए। देखिए, जिनके समय पर प्रचलित था कि एक नहीं 5-5 मुख्यमंत्री होते हैं, और जिनके यहाँ पर रिमोट कंट्रोल से प्रधानमंत्री को 10 जनपद से चलाने की प्रथा है, वो सरकार चलाने के बारे में बोल रहे। परंतु आज कम से कम एक बात की खुशी है कि लोकतंत्र को मंडी कौन मानता है, कौन विधायकों को वस्तु मानता है, और कौन खरीद फरोख्त और जोड़ तोड़ की राजनीति में विश्वास रखता है, इसका आज जो है नकाब गिर गया। ये बीआरएस के विधायक तेलंगाना में ले ले तो ये सात्विक माना जाता है, ये बीएसपी के एमएलए राजस्थान में ले ले तो ये सात्विक माना जाता है, यहाँ पर खुल्लम खुल्ला ऑफर किया जाए तो ये सात्विक माना जाता है। तो कम से कम जो पैकेज की बात नाविका से कर रहे थे, अब बता दीजिए कि आपके विधायक कितने के पैकेज में आए और कितने का पैकेज आप ऑफर कर रहे हैं। पर दूसरी बात देखिए, गंभीरता से मैं एक बात कहना चाहता हूं कि 100 लाओ, सरकार बनाओ, ये जो बात कर रहे हैं, आज एक बात तो स्पष्ट है ना, विधायकों को किस प्रकार से टोटियों की तरह, कोई वस्तु की तरह ये मानते हैं। अब ऑफर कौन देता है? ऑफर उस दुकान में लगती है जिसका सामान बिकने की पूरी श्योरिटी नहीं होती है नाविका। इसलिए मॉनसून ऑफर लगाया जाता है कुछ वक्त के लिए। मतलब इनको भी पता है कि जो सामान इनके दुकान में है वो ज्यादा दिन तक बिकने वाला है नहीं, तो जल्दी जल्दी से किसी तरीके से प्रयास करते हुए सरकार बना लीजिए, क्योंकि 27 में मौका आने नहीं वाला है। और क्यों ये लग रहा है भाव? क्योंकि जैसे सुधांशु जी ने बताया
कि 2 लड़के निकल तो चले थे, परंतु उसमें से एक लड़का कैरियर पर बैठता था, अब करियर बनाने एलओपी बन चुका है। तो यहां पर खतरा है कि मूलधन बचेगा कि नहीं बचेगा, इसलिए दुकान में जल्दी से माल बेचने के लिए ऑफर लाओ और सामान बिकवाओ। परंतु जिनकी प्रवृत्ति भी ये रही है कि या तो डाका डालो या चोरी करो या पिता हटाओ सरकार बनाओ, उनसे यही अपेक्षित है। लेकिन सवाल मैं पूछूंगी कमरुज़्ज़मान चौधरी आपसे। कमरुज़्ज़मान चौधरी, इतना आपने संविधान समझाया, लोकतंत्र समझाया देश को, और उसके बाद 99 सीटें आई। अब जैसे ही 99 सीटें आई, आप भूल गए कि आप संविधान की लड़ाई लड़ रहे हैं, आप किसी दुकान पर नहीं बैठे हैं, आप तो हाई वैल्यू सिस्टम से आते हैं ना। लेकिन क्या चल रहा है तेलंगाना में, उत्तर प्रदेश में, और उसके बाद अब ओपन ऑफर हो रहा है चंद्रबाबू नायडू को। ट्विटर पर जयराम रमेश कह रहे हैं कि प्लान बी क्या है। अरे भैया, इंतजार कर रहे हो पहले दिन से। राहुल गांधी भी कहते हैं कभी भी गिर जाएगी, मल्लिकार्जुन भी कहते हैं कभी भी गिर जाएगी। अरे भाई, गिराने के लिए बैठे हुए हो क्या? यही है आपका लोकतंत्र, जहां बस खरीद फरोख्त हो और मॉनसून ऑफर चले। सवाल आज इस बात का है कि संविधान की रक्षा कौन कर रहा है? ऑपरेशन लोटस से आपको दिक्कत है, लेकिन ऑपरेशन हैंड हो या ऑपरेशन साइकिल हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं चला पाओगे। अरे इधर से नहीं आओ तुम, सिराज बोलो, ये पंखा चलाना। नाविका जी, अभी तो जस्ट मानसून का ऑफर दिए अखिलेश जी ने, अभी तो 1 हफ्ता बाद में बजट ऑफर आने वाला है, कुछ दिन बाद में दिवाली धमाका भी होने वाला है। जो सरकार बैसाखी पे खड़ी है वो न्यायिकता का ज्ञान किसी और का ना दे। कुछ ही दिन पहले आपने देखा उत्तराखंड में किस तरह से 6 एमएलए को खरीद के इन्होंने सुक्खू सरकार को गिराने का कोशिश किया, लेकिन लोगों का मंशा कुछ और था। उन्होंने 6 विधायक को लाकर कांग्रेस को 40 पे फिर से खड़ा कर दिया। 40% से ऊपर जो बीजेपी के सांसद है आज के डेट में, 40% सांसद कभी ना कभी कांग्रेस या ऑपोजिशन पार्टी से बिलोंग करते थे। आज इनका जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है उसमें से कम ऐसा 10 या 15 होंगे जो एकदम सक्रिय रूप से कांग्रेस के राजनीति में थे या कांग्रेस यूपीए सरकार में मंत्री रह चुके थे। अगर ये इनको उदाहरण गिनाए, मध्य प्रदेश का सरकार किस तरह से गिरा, किस तरह से महाराष्ट्र का सरकार गिरा, मणिपुर, गोवा, कर्नाटका, कहीं छुपते नहीं है। नाविका जी, अगर कांग्रेस पार्टी में किसी एक नेता का दम घुट रहा हो या तो फिर किसी को सरदर्द हो गया या किसी को पेट दर्द जुकाम हो गया तो पता चला कि गिद्ध का जैसा भाजपा का इकोसिस्टम पूरा कूद पड़ता है उस राज्य में। यहां तक भी महाराष्ट्र से ले जाकर रिसोर्ट में, आसाम में, पूर्वोत्तर में जाकर उनको ठहराया जाता है। तो भैया, ये राजनीति का दुआई हमको ना दे, और ऑल इज फेयर इन लव एंड वॉर ये मान के चलिए। दूसरी बात ये है, राजनीति में कोई किसी का वो तो खुद से भागे थे कमरुज़्ज़मान चौधरी। यहाँ आप ऑफर दे रहे हैं, कहीं जयराम रमेश ऑफर दे रहे हैं, कहीं अखिलेश भैया ऑफर दे रहे हैं। आप करें तो सब ठीक, वो करें तो कैरेक्टर ढीला। ये क्या चक्कर है शहजाद? कम से कम आज कमरू जी ने स्वीकार लिया कि कोई एजेंसी का प्रभाव या इस्तेमाल नहीं किया जाता, क्योंकि कांग्रेस पार्टी भी ऑफर देती है लोगों को। इसका मतलब ये एजेंसी का जो हवा क्रिएट किया जा रहा था, ये केवल और केवल लोगों को बहकाने के लिए किया जा रहा था। और दूसरी बात देखिए, वोट बैंक का कितना ख्याल है। कमरू जी ने बजट ऑफर बोला, मॉनसून ऑफर बोला, फिर बोला दिवाली धमाका। ईद के साथ कहीं नहीं जोड़ा, क्योंकि पता है अनैतिक काम है। तो इतना इनको कॉन्शियस है अपने वोट बैंक के बारे में कि अनैतिक काम भी हिंदुओं के पर्स से जोड़ दिया। कमरू मियां कम से कम ये अनैतिक काम ईद से जोड़कर दिखाते। ईद ऑफर आ रहा है, रमजान ऑफर आ रहा है, नहीं, यहां पर भी हिंदू को बदनाम करने की साजिश कमरू मियां ने रच दी कि दिवाली के साथ जोड़ दो, दिवाली के साथ धमाका करो, दिवाली के साथ खरीद फरोख्त करो। क्यों दिवाली खरीद फरोख्त होता है? दिवाली धमाके वाला ये होता है, अवसर होता है। ये है इनका मानसिकता, यही है इनका सोच। आपने तो नहीं बोला, आपने ईद ऑफर नहीं बोला, आप तो बोर्ड देख सबक नहीं आया। ये कहते तो कि नाम क्यों बता रहे? बोर्ड पे नाम नहीं होना चाहिए, बोर्ड पे नाम होगा तो मुसलमान कहा जाएगा। आप तो बोर्ड पे नाम से घबरा जाते हो, हिंदू मुस्लिम करते हो। यहां पर जिस प्रकार से सुनियोजित ढंग से आपने हिंदू पर्व को बदनाम करने के लिए खरीद फरोख्त को दिवाली से जोड़ा, यह मैं छोड़ता हूं विवेक पर दर्शकों के। हिंदू हिंसक है, भगवत गीता में गोडसे ने सीखा हिंसा, हिंदू समाप्त कर देंगे, सनातन समाप्त कर देंगे।
अयोध्या राम जन्मभूमि मूवमेंट को समाप्त कर दिया और दिवाली में खरीद फरोख्त होगी। ये मैं विवेक पर छोड़ता हूं जनता का मजाक मत उड़ाइए टेलीविजन पे, आपका बहुत बोर्ड देखकर हिंदू मुस्लिम आपको याद आ गया, मुसलमान आइडेंटिफाई हो जाएगा, मुसलमान की दुकान से सामान नहीं बिकेगा। ये आप ही ने कहा था ना। मुजफ्फरनगर में एक आदेश क्या आया, एक रिक्वेस्ट क्या आई, तो आपने कहा कि भाई उत्तराखंड बेचारा बेच नहीं पाएगा सामग्री, जो कि एक रेडिकलाइज हो चुकी है पुलिस फोर्स। पुलिस फोर्स रेडिकलाइज, पुलिस फोर्स रेडिकलाइज है, आतंकी अमन और आशा के दूत हैं। मैं वापस लाती हूँ उसी मुद्दे पर, और मैं पूछना चाहती हूँ प्रोफेसर नवल किशोर यादव भैया से। बोलते हैं लालू जी ने तो पहले ही कह दिया था कि अगस्त में सरकार गिर जाएगी। अरे भाई, किसने बताया? आप क्या एस्ट्रोलॉजर्स को कंसल्ट करते हैं, या आपने भी एक ऑफर सोचा हुआ था कि ये ऑफर लेकर आएंगे आप मॉनसून में? अखिलेश भैया ने पहले अनाउंस किया, आप दूसरी बार अनाउंस करेंगे, फिर दिवाली ऑफर आएगा। मैं पूछना चाहती हूं, यानी कि खरीद फरोख्त सब करते हैं, उंगली किसी और को दिखाते हैं। ये जो जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है कि चुनाव होंगे, हम आपकी सेवा के लिए, कहीं कोई जनता का नाम नहीं है, कहीं कोई काम का नाम नहीं है। बस मॉनसून ऑफर 100 लाइए, सरकार बनाइए, मिल बैठकर मलाई खाएं। अरे भाई, जनता की सेवा कहां गई? जनता के वोट लिए हैं तो क्या इसलिए लिए हैं कि बाकियों को तोड़ तोड़ कर अपनी इमारत बनाएंगे, अपनी पूरी बिल्डिंग खड़ी कर लेंगे? नवल किशोर यादव, लोकतंत्र की दुहाई, संविधान की दुहाई, अटपटा सा नहीं हो गया अब? क्योंकि 2 महीने भी नहीं लगे और पूरा पर्दाफाश। नाविका जी, इतना मेहनत तो आपने किया, उनके 400 पार के झूठ को बनाने के लिए कौन कौन ने मेहनत नहीं किया? कम से कम ये मेहनत उस तरह का तो नहीं है ना। ये तो जो आपके लक्षण दिखे हैं पिछले चुनाव से कि मोदी सरकार का अंत ही नहीं होगा, ऐसा आप भी कहते थे कि अभी 47 तक चलेगा। क्या हो गया? 300, 240 कैसे आ गए? ये बात हम कह रहे थे और जनता भी ये बात पर विचार कर रही थी। और मोदी सरकार का अंत हुआ, ये आज का सच है। और एनडीए की सरकार बनी। वो जो एनडीए की सरकार बनी है तो ये गठबंधन की सरकार है। गठबंधन की सरकार जब बनी है और उसमें जो ऐसे पात्र हैं जो कि अपनी बात रखने के लिए, मनवाने के लिए कभी भी उनसे छोड़ सकते हैं। क्या नीतीश कुमार जी ने भाजपा का साथ नहीं छोड़ा है मुद्दे पे? और क्या मुद्दा वो मर गया है जिसके आधार पर वो छोड़ चुके हैं? तो इस तरह की बात न कीजिए। जो हम बात कर रहे हैं, जो हम लोग बात कर रहे हैं, वो राजनीतिक सच्चाई पे है। वो केवल साइकोलॉजिकल प्रेशर नहीं बनाने का कोशिश की रहा है, जिस तरह का साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाने की कोशिश मोदी जी ने किया कि इस बार 400 पार होगा, और उसमें ताल, पूरा सुर ताल उसमें मीडिया भी बना रहा था, यहां तक कि काउंटिंग के दिन तक बना रहा था। जब तक ये ध्वस्त नहीं हुआ तब तक वो नहीं मान रहे थे। ये जो सच कहा जा रहा है वह देश की वास्तविकता है। जो प्रचंड बहुमत के घमंड में घूम रहे थे पिछले 10 साल से और देश के लिए कुछ नहीं किया और केवल तोड़फोड़ की राजनीति की, डराने की राजनीति की, जिसको कहते थे कि 70,000 करोड़ का घोटाला किया है, उसको बुलाकर उसको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाते थे, उसको अपने पास रखते थे। जिसको करप्ट कहते थे उसको वॉशिंग मशीन में लाकर धो देते थे। ऐसा तो नहीं कहा जा रहा ना। कहा जा रहा है कि जो आपकी परफॉर्मेंस है, जिस तरह का झूठ आप बोलते रहे थे, जिस तरह का कम्युनल आपका सोच है, जिसके आधार पे आप इतने दिनों तक लोगों को मूर्ख बना रहे थे, संविधान का तहस नहस कर रहे थे, उसका अंत हुआ है। और ये सरकार गिरेगी नाविका जी, और आप डिबेट करेंगे कि गिरने का कारण जो है, इस देश में सरकार का गिरने का कारण जन का विश्वास ही होता है। और जनता ने वह विश्वास दिखाया है कि मोदी सरकार रहने लायक नहीं है और मोदी सरकार का अंत हुआ, हैट्रिक नहीं हुआ। ये जो तीसरा कार्यकाल है वह एनडीए की सरकार है। उसमें दो ऐसे दल हैं जो कि नवल किशोर यादव जी, मुझे लगता है आप तो भाषण दीजिए, प्रवचन दीजिए। आपने तो मुझे कहा कि आपको तो 400 से ज्यादा लग रहा था, तो आपको पता नहीं था। सुन लीजिए, नहीं नवल जी, आप सुन लीजिए ना। मैंने चुपचाप, मैंने आपको टोका नहीं, रोका नहीं। आप मेरी बात सुन लीजिए। और एंकर हूं तो सुननी पड़ेगी, क्योंकि चैनल मेरा है, एंकर मैं हूं।
तो मैं आपको बता दूं। नहीं तो जवाब ले लीजिएगा। हाँ। बोल के नहीं निकलिएगा। नहीं, आपका मैं चैनल जवाब जरूर चैनल लूंगी। आपका नहीं है, एंकर आपका है। जैसा आप चैनल जिसका है उसका नाम बता दीजिए। जैसा आप कहेंगे नहीं, वैसा ही बिल्कुल, होगा बिल्कुल। महाराज। आप तो महाराज है ना। बिल्कुल। कितनी सीटें आई महाराज आपकी? कितनी बोली थी? नहीं आप नहीं कितनी बोली थी? नहीं और महाराज, कितनी नहीं, आई बिहार में बता रहे हैं सीटें? आपको। बता दीजिए ना। बिल्कुल बता रहे हैं। कितनी सीटें आई? अरे आप मैं आपकी महाराज कितनी हूँ। आई? देखिए मैं बिहार महाराज में हूँ या कितनी नहीं, सीटें आप लोग आई? तो महारानी समझते ही अपने आप को। भैया जी कितनी सीटें आई मुझे बता दीजिए। 22% मुझे बता रहे हैं कि आपको लगता था कि मोदी सरकार कभी जाएगी नहीं। लगता है एक मिनट आपने कहा था कि मुझे लगता है कि मोदी सरकार हमेशा रहेगी। हमेशा की बात नहीं हो रही थी। चुनाव में 5 साल की बात होती है और 5 साल के लिए सरकार बनी है। गिर जाए तो खबर अलग है, लेकिन इस वक्त तो चुनी गई है। आपसे कितने ज्यादा नंबर हैं? मुझे नसीहत देने आप चले हैं। आप अपना ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए। आप कहें तो सच्चाई, हम कहें तो झूठ और चतुराई। ऐसा नहीं चलेगा ना भाई, ऐसा नहीं चलेगा मेरे भाई। और मैं सत्य प्रकाश जी से पूछना चाहती हूँ, मोदी जी को 272 से ज्यादा नहीं आए, लेकिन 240 आए। इन सबको मिलाकर 240 नहीं आए। लेकिन नवल किशोर जी से ये सुनकर कि हम जो खेल रहे थे उसमें हम फेल, ये कितने पास हुए? जरा आज दर्शकों को बता दीजिए कि ये कितने पास हुए। नहीं फेल, अरे फेल तो आप नाविका जी बड़ी मशक। अरे नवल जी बहुत अच्छा पढ़ा रहे थे आप, सुन लीजिए। अरे नवल जी सुन लीजिए। नवल जी किसी कॉलेज में पढ़ाते हैं, वहां झूठ नहीं बोलते, लेकिन टीवी डिबेट पे आके झूठ बोलते हैं। बड़ी मशक्कत से राजद को बिहार में 4 सीटें आई और 40 जीतने का दावा कर रहे थे। राहुल गांधी जी 300 सीट से अधिक जीतने का दावा कर रहे थे। बड़ी मशक्कत से 99 सीट आई। अखिलेश जी केटो तक जीतने की बात कर रहे थे, चलिए उनको बधाई, उनको 37 सीटें आई। ये हार की बौखलाहट अखिलेश जी और राहुल गांधी जी में ज्यादा क्यों है? राहुल जी 3 बार नकार दिए गए देश में, अखिलेश जी उत्तर प्रदेश में 2 बार नकारे गए हैं। अभी हाल फिलहाल में नकारे गए हैं। जख्म अभी नया नया है, जख्म अभी हरा हरा है। तो दिवा स्वप्न देखते हैं कि शायद बिहार और केंद्र की सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार गिर जाएगी या बदल जाएगी। ये गैर जिम्मेदाराना बयान ये अभी इसलिए दे रहे हैं कि इनके कार्यकर्ता थोड़ा खुश रहें। इनको जो लोगों ने वोट दिया है वो लोग थोड़ा सपना पाल ले कि अरे देश में हमारी सरकार बन जाएगी, उत्तर प्रदेश में बन जाएगी। मानसून ऑफर चला रहे हैं। अरे नवल जी आप जब बोल रहे तो मैं नहीं बोल रहा था प्रोफेसर साहब। अरे नवल जी थोड़ा धैर्य रखिए। अभी मैंने आज अच्छे इंजेक्शन लाए, आप चिंता मत करिए। आपकी राजद बिहार में टूटने वाली है, मैं आपको भविष्यवाणी करके जा रहा हूं। और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी 2 धड़े में हो चुकी है। वो इसलिए टूटेगी क्योंकि एक तरफ परिवारवाद है और एक तरफ कार्यकर्तावाद है। तो ये दोनों पार्टी अलग अलग राज्यों में टूटने वाली है। इसको नोट कर लीजिए आज डिबेट में। इस पर आपको जवाब देते बनेगा नहीं। अरे नवल जी चुप हो जाइए। नवल जी, अरे नवल चुप हो जाओ। नवल जी प्रोफेसर साहब स्टूडेंट्स को समझाते हैं कि बोलना हो तो पहले हाथ खड़ा करो। मैं आपसे सिर्फ इतनी विनती कर रही हूँ। आप किसको समझाते यार ये नवल, मैं विनती कर रही हूँ। सत्य प्रकाश जी बोलने में आपको समय दूंगी। आप चिंतित ना हो, आप चिंतित ना हो। पुराना रिश्ता है हमारा बिहार से, हम आपको भी समय देंगे। आपके कहने से डाउन हो जाएगा। अब वो समय चला गया। यार नवल आप दूसरों के बीच में क्यों बोलते हैं? ये अच्छा नहीं लगता है। आप जब बोल रहे थे तो मैं चुपचाप सुन रहा था। क्योंकि आप घटिया। अरे नवल मैं सुन रहा था आपको जब आप बोल रहे थे। कम से कम इतनी तहजीब तमीज तो रखिए। बात बताओ ना, इंजेक्शन कौन डॉक्टर को? अरे डॉक्टर आपकी पार्टी बिहार में टूटने वाली है 2 धड़े में, पहले उसको बचा लीजिए। और उत्तर प्रदेश में कार्यकर्तावाद वर्सेस परिवारवाद चल रहा है। अखिलेश यादव की पार्टी टूटने वाली है, पहले इसको बचाइए। केंद्र की सरकार और बिहार सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार चिंता करना भूल जाइए। मैं नाविका जी एक बात आपसे कहना चाहता हूँ। नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू जी ने चुनाव पूर्व गठबंधन किया था। बिहार की तरक्की होनी है, आंध्रा की तरक्की होनी है,
देश 5 साल तरक्की के राह चलेगा और हमारी पार्टी ने स्पष्ट रूप में राष्ट्रीय कार्यकारिणी में प्रस्ताव पास करके कहा है कि हम एनडीए के घटक दल थे और हम एनडीए में ही अब रहेंगे। ये इनका जख्म नया नया है, राहुल जी का, अखिलेश जी का और आरजेडी का। तो ये जख्म में करा हमें कभी कभी बोलते हैं अरे सरकार गिर जाए, शायद मरहम पट्टी लग जाए हम लोगों के सपने पे। इनके सपने पे मरहम पट्टी अब नहीं लगेगा, उनको और कुरेदा जाएगा और बताया जाएगा कि तुम्हें जनता ने नकार दिया और नकारना को स्वीकार करो। नवल किशोर जी, ये तो बात आप मानेंगे ना, कम से कम अखिलेश जी ने 80 में से 37 सीटें लाई हैं, राहुल जी ने 53 से 99 लाए हैं, आप तो 40 में से 4 लेकर आए हैं और इतना हमको डरा धमका रहे हैं। सही बात नहीं है। अरे 4 पे ही आपकी हालत खराब है तो आप क्या कहते हैं? 4 सीट आया, 22% वोट आया, बहुत डर लग रहा है, 7% वोट लग रहा है। बुखार लग गया। अरे उनसे पूछिए ना, में पूरा राजद बुखार में है। उनसे पूछिए कि मिट्टी में मिल गए ना, मिट्टी में मिल गए ना। कौन? ये तो बोल दीजिए, कम से कम बोल दीजिए मिट्टी में मिल गए। अच्छा, अब आप मेरी स्क्रिप्ट लिखा करेंगे और जो आप बोलेंगे मैं वो बोलूंगी। कमाल है नवल जी। शहजाद पूनावाला, अगर कांग्रेस बात करती है, अगर अखिलेश जी की पार्टी बात करती है तो कुछ समझ में भी आता है। ये नवल जी मुझे इतना डरा रहे हैं, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हार का घमंड है। सोचिए अब भाई, प्रोफेसर साहब, आप तो प्रोफेसर है, आपने देखा होगा कि प्रोफेसर की भूमिका में जब रहते हैं तब कोई स्टूडेंट आए और जिसको पास मार्क भी ना मिले और वो चिल्लाने लगे इनके सामने, मैंने अव्वल पा लिया है, तो ये उसी को रपाट करके बोलेंगे अरे तुम फेल हुए हो, तुम फेल हुए हो। पर आज डिबेट में आते हैं ना, अनुपम जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अनुपम जी, इनका तो खत्म ही नहीं होगा। अरे भाई उपेंद्र जी, आपसे तो डबल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ऐसे मत कीजिए अन्याय भाई। ये प्रोफेसर है, उसका कोई परिचय तो जाए, वरना प्रोफेसर इसे निकाल देंगे, बोलेंगे यही इतना इनडिसिप्लिन है, स्टूडेंट को क्या पढ़ाएगा, इनकी नौकरी पे खतरा आ जाएगा। प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ नवल जी, मैं प्रोफेसर नहीं हूँ, आम सी एंकर हूँ, डर भी नहीं रही हूँ। आप डराने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे डर लग ही नहीं रहा, लेकिन मैं इतना कहना चाहती हूँ कि तू तड़ाक पर वो आता है जिसके पास कहने के लिए कुछ और ना हो, कोई तथ्य ना हो, इसलिए फेडर डाउन। नहीं, अब मुझे लगता है ये अति हो चुका है। अब मुझे लगता है हमें भी, एनडीए को भी अपनी बात रखने का मौका मिलना चाहिए। मैं तो कह रहा हूं नवल जी की बहुत प्रशंसा करते हुए, इतने अच्छे प्रोफेसर है। कॉलेज में यदि कोई व्यक्ति 35 मार्क्स से कम लाए और वो उछल कूद करे तो नवल जी का क्या रवैया रहेगा? वो बोलेंगे अरे तू फेल होकर आया और तू इतना घमंड कर रहा है। आज नवल जी प्रोफेसर की भूमिका में बैठे। पिछली बार कब डबल डिजिट मिला आरजेडी को लोकसभा में, बताइए जरा। अच्छा, ये अखिलेश जी ने 2022 में बोला था 400 विधानसभा की सीट आएंगी, तो पत्रकार ने पूछा 400, 111 आई। ये बहुत बड़ी नैतिक जीत है उनकी। फिर उन्होंने कहा 79 में से 80 में से 79 सीट आ रही लोकसभा में, आई 37 नैतिक जीत है। ये राहुल गांधी को 40 साल से 240 सीट नहीं मिली है, ये 3 बार चुनाव में मिला है, वो मिला के हमारे से कम है, पर फिर भी वो नैतिक जीत है। और हम हारे हैं तो हम हारे हैं, हम विनम्रता से हमारी हार स्वीकारते और सरकार चलाते। आप लोग जो है टोटियां और विधायक खरीदने के उसमें रहे, कोई समस्या नहीं। पब्लिक सवाल पूछ रही है। मुरारी का महाराष्ट्र से सवाल है, अखिलेश यादव ने मॉनसून ऑफर दिया है तो क्या अब लोकतंत्र खतरे में नहीं है? जवाब दीजिए अजीज खान साहब, जनता सवाल पूछ रही है। अजीज खान बोलेंगे तो हलाल ऑफर है, बिल्कुल हलाल ऑफर है। लोकतंत्र खतरे में तब था हलाल ऑफर है, चुनी हुई सरकार को गिरा दिया गया। मध्य प्रदेश में किस तरह, गोवा में क्या खरीद फरोख्त हुआ, कर्नाटक में क्या हुआ, ये उस वक्त लोकतंत्र की दुहाई देने वाले लोग जो बैठे हैं उस वक्त कहां गए थे? आज बड़े लोकतंत्र की दुहाई दी जा रही है। नहीं, ऐसी स्थिति में जब उन्होंने तो गलत किया था, उन्होंने तो गलत किया था। आप तो नई सोच और नए वादे के साथ आए थे, आप भी वही ऑफर दे रहे हैं। सवाल तो पब्लिक ये पूछ रही है। ये हलाल ऑफर है, वो सारे HARAM थे, ये हलाल है, ये हलाल है, ये कुछ भी कर सकते। वही तो मैं कह रहा हूं नाविका जी, हम सरकार बनाने की बात नहीं कर रहे हैं, हम सुनिए की बात कर रहे हैं, हम सरकार बचाने की बात कर रहे हैं। जनता ने चुना है, आपकी सरकार को चुना है और वो बरकरार रहे,
इसलिए हम जनता की मदद के लिए, कि जनता परेशान हो रही है क्योंकि जनता का काम नहीं हो रहा है, ऐसी स्थिति में सरकार अगर खींचतान में है, नहीं चल पा रही, तो मदद कर रही है सरकार। अच्छा। हम सरकार की मदद कर रहे हैं, एक काम समाजवादी कीजिए। पार्टी मदद कर रही मैं है, रिक्वेस्ट इसलिए करता ये ऑफर है। और ये बात बोल रहे हैं, सरकार बचाना चाहते ये हैं। ऑफर लिमिटेड है, सुनिए सुनिए, लिमिटेड है। एक सेकंड, लिमिटेड ऑफर है, किसके लिए, कितने दिन के लिए? ये मॉनसून का कितने दिन ऑफर है, फिर बजट ऑफर होगा जैसे कमरुज़्ज़मान चौधरी ने कहा, फिर दिवाली। देखिए एक बात ऐसा है नाविका जी, मौके बार बार नहीं आते। सुनिए मेरी बात, आज बीजेपी में जिस तरीके से परिस्थितियां चल रही हैं, यकीन मानिए मैं आपको बता दूं कि ये सरकार बहुत ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगी, क्योंकि इनके अपने लगे हुए हैं, क्योंकि उनको भरोसा खत्म हो गया। अपने लगे हुए, ये बात तो है, ये बात तो है शहजाद पूनावाला, बार बार सरसंघ चालक के बयान आते हैं, और सरसंघ चालक के जो बयान होते हैं उनको आपसे ज्यादा विपक्ष ध्यान से सुनता है। अब खटपट तो है आरएसएस के साथ, दूरियां तो बन रही हैं, कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है, कुछ गड़बड़ है। वैसे जो कल तक संघ आतंकवाद, आरएसएस को आतंकवादी कह रहे थे, 26/11 की साजिशकर्ता कह रहे थे, वो आरएसएस की बातों को गंभीरता से लेते, पर मोहन भागवत जी, सरसंघ चालक जी ने कहा क्या है, और यही बात का परिचय तो समाजवादी पार्टी दे रही है। जनता ने मैंडेट दिया है विपक्ष में बैठने के लिए, पर इंद्रियां जो है इच्छाओं की इतनी प्रबल हो चुकी है कि विपक्ष छोड़कर मुझे सत्ता में जाना है, और सत्ता में जाने के लिए 37 का इंतजार नहीं करना। यही तो मोहन भागवत जी कह रहे थे। और रावण और राम में अंतर क्या था, मैं आपको बताता हूं। रावण के पास पर्याप्त था, पर फिर भी प्राप्ति में था, और राम जी के पास प्राप्त था, उसी में पर्याप्त माना। आपके पास पर्याप्त संख्या है विपक्ष की, पर आपको प्राप्ति करनी है। यही मोहन भागवत जी कह रहे हैं आपसे कि प्राप्ति के चक्कर में पर्याप्त को मत नकारिए। और आखिरी बात सरकार के बारे में, यह है योगी आदित्यनाथ। ये फ्लड की सिचुएशन आई तो योगी आदित्यनाथ एक साधु, एक संत, अपनी जनता के बीच में था, और ये समाजवादी पार्टी के बड़े नेता जो आए दिन अंबानी अडानी को गाली देते, यूं टोपी निकाली और अडानी अंबानी जी के पास पहुंच गए शादी ब्याह में। यही होता है, बोलते एक चीज है, बोल रहे थे सरकार तोड़ना फोड़ना ये सब बहुत बुरा काम है, लोकतंत्र खतरनाक खतरे में आ जाएगा, और अब जो है ये सब हलाल हो चुका है। यही है राजनीति का, ये भी चेहरा देख लीजिए। सवाल पब्लिक के और भी हैं। महेंद्र हरित का कैथल हरियाणा से सवाल है, अखिलेश यादव को बहुत अच्छी तरह से पता है कि ना तो नौमन सेल होगा ना राधा नाचेगी, ऐसे में मॉनसून ऑफर देने की अफवाह फैलाने में क्या जाता है। कान्हा शर्मा का मथुरा से सवाल है, अब अखिलेश यादव के पास कौन सी वॉशिंग मशीन है कि 100 बीजेपी के विधायकों को समाजवादी बना सकते हैं। विजय बहादुर सिंह का यूट्यूब पर सवाल है, अखिलेश यादव पैकेज की बात कर रहे थे, क्या समाजवादी सरकार पैकेज के भरोसे ही चलती है। अजीज खान साहब, आज तो सारे चौके छक्के और फास्ट बॉल जो है आप ही की विकेट पर आ रही है, जवाब दीजिए जनता को। देखिए नाविका जी, जो आप विकेट की बात कर रही है ना, बीजेपी ने लोकतंत्र की जो खत्म करने में उसकी सारी हदें खत्म कर दी है। आप मुझे बताइए, पैकेज की बात कर रहे थे अखिलेश यादव, जनता के सवाल का जवाब दीजिए। ज्ञान नहीं चाहिए जनता को, चुनाव में ज्ञान ले चुके, पूछ रहे हैं आप पैकेज के बात करते थे कि जो लाता है लेता है वो पैकेज से लेता है, आपने क्या पैकेज ऑफर किया है? अरे सुन, मॉनसून ऑफर में पैकेज क्या है? अरे सुन तो ले, सुने ना, एक मिनट सुन ले। मैं कह रहा हूं कि बीजेपी बड़ा लोकतंत्र की दुहाई दे रही थी, और क्या स्थिति पैदा हो गई। आप देखिए, लगातार पूरे देश में उसने लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास किया, और समाजवादी पार्टी ने हमेशा समाजवादी विचारधारा की बात की है, उसने हमेशा, समाजवादी पार्टी ने लोकतंत्र की हमेशा रक्षा की है। आज जब लोकतंत्र खत्रे में है, उस लोकतंत्र को बचाने के लिए ऑफर समाजवादी पार्टी की विचारधारा है। आज मॉनसून ऑफर समाजवादी विचारधारा है, उसके अपने ही, अब आपके पास कौन सी वॉशिंग मशीन है? जनता पूछ रही है, जनता पूछ रही है, 100 विधायक लेंगे बीजेपी से तो कौन सी वॉशिंग मशीन में धोएंगे? इसको लोकतंत्र बता रहे हैं आप, वाह। नहीं, कौन सी वॉशिंग मशीन में धोएंगे 100 विधायक? मैं कह रहा हूं नाविका जी,
लोकतंत्र को बचाने के लिए, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश की सरकार खतरे में है। इनके अपने टांग खींच रहे हैं, इनके अपने लोगों पर विश्वास नहीं है, इनके अपने लोग कह रहे हैं कि साहब सरकार पर विश्वास नहीं है। साहब, तो ऐसी स्थिति में सत्य प्रकाश मिश्रा जी, ये जो कर रहे हैं जनता के लिए कर रहे हैं, ये जो कर रहे हैं सेवा भाव से कर रहे हैं, 100 खरीद रहे हैं, पैकेज दे रहे हैं, ये सब जनता के लिए कर रहे हैं। आप लोग हैं कि किसी पर विश्वास ही नहीं रखते। फोन कट गया। नाविका जी, एक स्पष्ट चीज आज अखिलेश यादव जी का वो ट्वीट ये बता गया कि मेरा जो चेहरा है उससे नकाब उतर गया। वो इतने बौखलाए हैं कि किसी तरह से कैसे भी ये केन प्रकारेण कोई सरकार उनके हाथ में आ जाए। इतनी बौखलाहट अजीत खान साहब अपने नेता को कहिए ठीक नहीं है। जनता ने ठीक है उन्हें 2 बार नकारा है, और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का गठबंधन इतना मजबूत और मुस्तैद है कि आप 100 नहीं 1000 लेकर के चलाइए, कोई ऑफर आपका काम नहीं है। आप 4 खाने चित गिने हैं चुनाव में, 4 खाने चित गिनेंगे इस ऑफरबाजी में। स्पष्ट रखिए इस बात को कि भारतीय जनता पार्टी विकास के काम में शामिल है, चाहे वो आपके उत्तर प्रदेश में हो और देश में एनडीए की सरकार। अभी बजट आने वाला है, उससे आपको पता चल जाएगा सरकार का विजन और सरकार की मजबूती भी आपको दिखेगी। एक बात मैं अजीज खान जी आपको जाते जाते कहूंगा, अखिलेश जी पहले ऐसे नहीं थे, ऑफरबाजी का ड्रामा नहीं करते थे। वो साफ सुथरे आदमी, मैं मानता रहा हूं उनको। लेकिन ये राहुल गांधी के साथ बैठ करके जो उनको वोट बैंक जो राहुल जी को चला गया है, इस चिंता में तो कहीं अखिलेश जी ऐसी बौखलाहट भरे ट्वीट नहीं कर पा रहे हैं। कंपटीशन हो गया कमरुज़्ज़मान चौधरी, सत्य प्रकाश जी का यही सवाल है। अब कंपटीशन हो गया क्या अखिलेश जी और राहुल गांधी के बीच में? देखिए, कंपटीशन कहीं पे कोई दूर दूर तक नहीं है। दोनों जो है कि भाई के जैसा उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं। अच्छा, और दोनों जो है आने वाले दिन में, इस बार तो एक एग्जाम्पल तो दिखाई दिया लोगों को, आने वाले दिन में भी जो है कि आपको नतीजा चौंका देगी उत्तर प्रदेश में। लेकिन ये बात पूछिए कि भाई रमेश चंद्र मिश्रा जी जो पार्टी के एमएलए है उत्तर प्रदेश में बीजेपी के, वो क्या बोल रहे हैं कि बीजेपी की स्थिति उत्तर प्रदेश में बहुत दयनीय है, बहुत खराब स्थिति है। आप ये बताइए, वो सवाल मैं शहजाद जी से पूछूंगी, लेकिन आप ये बताइए, उत्तर प्रदेश में मॉनसून ऑफर अखिलेश का है, तो आपने मॉनसून ऑफर चंद्रबाबू नायडू को क्यों दे दिया? वहां तो कुछ हुआ नहीं। देखिए नाविका जी, सबसे पहले मैं ये बोलना चाह रहा हूं, उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी में 6 विधायक को तोड़ा। कांग्रेस के सुखविंदर सुक्खू ने उनको निष्कासित करवाया और फिर से बोला जनता से चुन के बिल ले रहे हैं। सही है, फिर कांग्रेस पार्टी अपना मजबूती से 40 सीट फॉर टैट कर रहे हैं तो मैं समझती हूँ, लेकिन फिर लोकतंत्र और संविधान की बातें मत करिए ना, बड़े बड़े भाषण मत दीजिए। पीयूष करम्बलेकर का बिलासपुर से सवाल है, अखिलेश जी को तो 100 चाहिए, केंद्र में बीजेपी को तो सिर्फ 32 ही चाहिए और समाजवादी पार्टी के पास 37 हैं, इनके 30 भी पलट गए तो इनका क्या होगा, ये कभी सोचा है? ये आइडिया आपको दर्शक दे रहे हैं शहजाद जी। अशोक कुमार का यूट्यूब पर सवाल है, 5 साल तक कोई एक पार्टी काम करे लेकिन चुनाव के समय कोई दूसरी पार्टी ऑफर दे तो वोट मिल जाएंगे क्या? अंजनी कुमार शर्मा का इंदौर से सवाल है, अखिलेश जी मॉनसून ऑफर दे रहे हैं, एक बार भी ये नहीं बता रहे कि मॉनसून सत्र में जनता के क्या मुद्दे उठाने जा रहे हैं। धीरज अग्रवाल का मेरठ से सवाल है, तेलंगाना, राजस्थान, बिहार, यूपी, बंगाल, सब जगह अगर दूसरी पार्टियों को छोड़कर कोई नेता इंडिया अलायंस में शामिल हो जाते हैं तो क्या ये संविधान की रक्षा होती है? सवाल दर्शक बहुत उम्दा पूछ रहे हैं और आइडिया भी दे रहे हैं। शहजाद पूनावाला, अगर बजट सेशन में 30 आप ले लें समाजवादी पार्टी से तो क्या होगा? मैं तो कहता हूं मॉनसून ऑफर छोड़िए, विंटर तक ये लोग इंडिया अलायंस के रूप में भी रहेंगे। एक बार पूछे ना, 10 विधानसभा सीटों में अलायंस बन गया कांग्रेस सपा का। ये दिल्ली में अलायंस टूट गया ना, बंगाल में अलायंस है, केरल में अलायंस है क्या? इसीलिए मुझे लगता है कि तेरे रवैये से, तेरे लहजे से लग रहा है ये दौलत नई नहीं है।
अजीज खान साहब, ये नई नई दौलत तो आ चुकी है, परंतु आपके लहजे से लग रहा है कि ये दौलत हजम नहीं हो पा रही है। विपक्ष में बैठने की भूमिका है, परंतु इतनी अति उत्साह में और इतना अहंकारी भाव है कि अपने धर्म को छोड़ते हुए आप लग गए वही डकैती में जिसके लिए आप प्रचलित। नाविका, मैं एक बार 10 सेकंड के लिए एक पॉइंट बोलना चाह रहा हूँ। 2 पॉइंट बोलिए सर। बंगाल में है क्या अलायंस? बोलिए सर। और यूपी में 10 विधानसभा में हो रहा है अलायंस? पहले उसका तो बताओ, ऑफर क्या है? यहाँ पे सवाल क्या है कि शहजाद पूनावाला आज चिल्ला रहे कि भाई अखिलेश ने ऑफर दे दिया। वही शहजाद पूनावाला चिल्ला चिल्ला कर खटाखट स्कीम को कोस रहे थे, रेवड़ी कल्चर को कोस रहे थे। आज उनका सरकार महाराष्ट्र में बैठ के रेवड़ी कल्चर में विश्वास कर रही है, खटाखट स्कीम दे रही है लोगों को। ये कौन सा जो है कि इनका दोगलापन है इनका नीति का, और इनका भाषण सुनने के लिए देश सबका है। मैं तो सिर्फ इतना कहूंगी कि बीजेपी के नंबर जरूर कम हुए हैं, सरकार अभी है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के पास सिर्फ अपने 250 से ज्यादा विधायक हैं और अलायंस पार्टनर्स के अलग। अगर इसमें 402 में से अगर इतनी मेजॉरिटी है तो अखिलेश यादव ने लिटरली मॉनसून ऑफर दे दिया, यानी कि लोकतंत्र ना हुआ, कोई मॉल हो गया, कोई दुकान खुल गई हो, आइए खरीदिए ले जाइए। इस देश में जनादेश का कोई मोल है या नहीं है? और अगर एक ने ये मोल तोड़ दिया जनता का, तो क्या दूसरा जो संविधान और लोकतंत्र के बचाने की बातें करता है वो भी ऐसा ही करेगा? तो फर्क क्या है? कौन किसकी आइडियोलॉजी पे चल रहा है? जनता का अस्तित्व क्या है? जनता के बारे में सोच कौन रहा है? मॉनसून ऑफर तो सही, लेकिन दर्शक भी सही पूछ रहे हैं, मॉनसून सेशन में जनता के लिए क्या करेंगे? इस पर कहीं कोई चर्चा नहीं, नील बटे सन्नाटा। सवाल सिर्फ इतना है, अभी चुनाव हुए 2 महीने नहीं हुए और लोग धक्का मुक्की में उतर आए हैं। अरे भाई, जनादेश का कुछ तो आदर सत्कार कीजिए। जनता ने अपना वचन दिया है और अपनी जानकारी आपको दे दी है, वो किसको कहां चाहते हैं। फिर भी इतना आक्रोश, इतनी ज्यादा सुगबुगाहट क्यों भाई? यही है आज सवाल पब्लिक का। आज इस शो पर मेरे साथ जुड़ने के लिए अपने तमाम पैनलिस्ट और दर्शकों का धन्यवाद करती हूं। नमस्कार।